हेलो नमस्कार। मैं आयुष रंजन फिर से स्वागत करता हूं आप समस्त अभ्यर्थियों का आधुनिक भारतीय इतिहास के अगले सत्र में। और जैसा आप पिछले सत्रों से हमारी कोशिश यह है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख प्रश्न आपके साथ साझा किए जाएं, डिस्कस किए जाएं, ताकि आपको आगामी परीक्षाओं में इसका लाभ मिल सके। तो इस सत्र की शुरुआत करने से पहले भी आपसे मेरा एक ही निवेदन कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठें और प्रत्येक प्रश्न से संबंधित जितने भी अतिरिक्त तथ्य आपको यहाँ बताया जाएगा, उसको आप पॉइंटर के रूप में लिखते चलें, ताकि आप एक व्यापक अध्ययन के स्तर पर तैयार हो पाए। तो आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, समझते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी किस अधिनियम के लिए। अब ये बहुत बार बात की जा चुकी है, ठीक है, कि 1919 में एक अधिनियम आया, है ना, जिसको भारत सरकार अधिनियम 1919 कहते हैं। और इस भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है जी, चेम्सफोर्ड सुधार। और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहने के पीछे का कारण यह है कि यह जो अधिनियम लाया गया, उस दौरान जो मॉन्टेग्यू था, वो मॉन्टेग्यू भारत के SOSI के पद पे था, और जो चेम्सफोर्ड था वो भारत में वायसराय के पद पे था। ठीक है। और इन्हीं दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जो आधार बनी किसका? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। अच्छा, यह अधिनियम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पुराने क्लास में मैंने बता रखा है कि ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, ये प्रांतों में द्वैध शासन, है ना, कहां पे? प्रांतों में द्वैध शासन को इसने लागू किया। ठीक है जी, द्वैध शासन, जिसको हम इंग्लिश में डायरकी भी कहते हैं। ठीक है, डायरकी भी कहते हैं। तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थिति जो बनी है, वो भारत सरकार अधिनियम 1919 से बनी है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। क्लियर है? तो लाजमी तौर पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, वो सही जवाब क्या होगा? बी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। यानी कि ये आपको भारत के वायसराय का नाम दिया गया है, और इनका सही क्रम क्या हो सकता है, मतलब इनके टेनियर, जो वर्ष इन्होंने बतौर वायसराय भारत में गुजारा, तो किसने पहले गुजारा, किसने बाद में गुजारा, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आ रही है लॉर्ड कर्जन की। किसकी बात आ रही है? लॉर्ड कर्जन की। और लॉर्ड कर्जन की बात जैसे ही आएगी तो आपको दिमाग में रखना है कि इसका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 का था। ठीक है जी, 1899 से लेकर कब तक का? 1905 तक का कार्यकाल था। और इसके समय कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं भारत में घटी थी, या इसके समय में बहुत महत्वपूर्ण, एक तरीके से आप कह सकते हैं, अधिनियम अधिनियम भी लाए गए थे और घटनाएं भी घटी थी। जिसमें कौन कौन से अधिनियम थे? तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, ठीक है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899। ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम, यूनिवर्सिटी एक्ट, ये भी इसी के कार्यकाल के दौरान आया। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, वो बंगाल का विभाजन, जिसको बंगाल पार्टीशन कहते हैं। ठीक है जी, तो ये समस्त घटनाएं जो हैं वो किससे संबंधित हैं? लॉर्ड कर्जन से संबंधित हैं। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल हमने बताया 1899 से लेकर कब तक? 1905 तक। आगे के व्यक्ति हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की जो स्थिति है वो 1916 से लेकर 21 तक की है। कब तक की? 1916 से लेके 21, 21। क्लियर है? यानी कि स्पष्ट तौर पर इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो एक तो जलियांवाला बाग कांड है। ठीक है, जलियांवाला बाग कांड, जो कि किस दौरान हुआ था आपको पता होगा? 1919 में। ठीक है, अब उसी के आधार पे असहयोग आंदोलन, ठीक है, और सहयोग आंदोलन के समय
भी इसकी स्थिति, जिसकी शुरुआत 1920 में हुई और 22 तक चली। तो शुरू होने के समय में भी भारत के वायसराय के तौर पे कौन आ गया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्लियर है? अगले व्यक्ति कौन है? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का जो समय है वो 1910 से 1916 माना जाता है। 1910 से 1916। क्लियर है? अब जैसा आपको पता है कि 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, तो चूंकि ये 10 में बन चुका था तो दिल्ली दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के आगमन पर इसी के समय में हुआ। 1911 में आपको यह भी पता होगा कि उद्घोषणा की गई कि भारतीय राजधानी का हस्तांतरण कलकत्ता से दिल्ली किया जा रहा है, वो भी इसी के समय में किया गया। क्लियर है? तो ये तमाम घटनाएं किससे संबंधित हैं? लॉर्ड हार्डिंग से। और लास्ट में है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का जो भारत में कार्यकाल रहा वो 26 से लेके 31 तक रहा, 1926 टू 31। 26 टू 31। ठीक है जी। तो इस दौरान क्या क्या चीजें हुई होंगी उसको भी पॉइंटर में लिखते चलिएगा। क्लियर है? क्या क्या चीजें हुई होंगी अगर आप गौर करें यहां पर, बड़ी चीजों में क्या चीज हुई होगी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थिति 1930 में, है ना? तो इसके समय में सविनय अवज्ञा, वो घटनाएं भी आप लिखते चलें। अच्छा, इसने गांधी जी के साथ एक समझौता भी हस्ताक्षर किया था जिसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं या फिर दिल्ली समझौता कहते हैं। तो गांधी इरविन समझौता भी इसी के समय, गांधी इरविन समझौता। ठीक है? कब का? 1931 का। ठीक है जी। फिर आपको अगर याद हो तो इतिहास में जो है वो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम जो हुआ वो 30 में हुआ, इसी के समय में। द्वितीय जो हुआ वो 31 में हुआ, इसी के समय में, है ना? और तृतीय जो हुआ वो विलिंगडन के समय में हुआ। तो प्रथम 2 गोलमेज सम्मेलन भी इसी के समय में हुए हैं। क्लियर है? तो अब आप काल के हिसाब से अगर आप यहाँ पे सजाना चाहें तो सबसे पहले कौन आ गया भैया? सबसे पहले लॉर्ड कर्जन आ गया, है ना? ये समस्त चीजों को पॉइंटर के रूप में आप लिख लेंगे। सबसे पहले कौन आ गया? लॉर्ड कर्जन। ठीक है? लॉर्ड कर्जन के बाद किसकी स्थिति रही? लॉर्ड हार्डिंग की, यानी कि 1 के बाद 3। 3 के बाद किसकी रही? चेम्सफोर्ड की, है ना? 10 से 16 की स्थिति। चेम्सफोर्ड 16 से 21 की स्थिति, है ना? और लास्ट में क्या आ गया? लॉर्ड इरविन, यानी कि 1324 जो है वो इसका सही उत्तर है, सही जवाब है। क्लियर है? ठीक है जी। तो इसका सही जवाब क्या हो गया जी? ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 कथन दिए गए हैं आपको, जिसमें से पहला कथन जो है वो किसी घटना से संबंधित है और आर जो है वो इसका स्पष्टीकरण है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों कथनों में किस प्रकार की स्थिति है, कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। पहले कथन के पे आइए। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दिया। ठीक है जी। अच्छा, रीजन क्या दिया है इसका? रीजन ये दिया है, त्यागपत्र देने के पीछे का कारण क्या है? विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित किया। अब देखिए, पहली बात तो यह है कि अबुल कलाम आजाद और मौलाना मोहम्मद अली ने विधान परिषद से इस्तीफा जरूर दिया, और देने के पीछे का कारण भी सही है कि रॉलेट अधिनियम अंग्रेजों ने पारित कर दिया। यद्यपि जो परिषद के भारतीय सदस्य थे वो नहीं चाहते थे कि रॉलेट अधिनियम पारित हो। बशर्ते स्टेटमेंट 1 में गलती कहां है? यहां पे ये इस्तीफा 16 में ना देकर 1919 में दिया गया है, 1919 में। क्लियर है? तो उस आधार पे जो है ये पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत हो गया। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है। उसके पीछे का कारण आपको सही दिया है कि इस्तीफा इन्होंने इसी कारण दिया क्योंकि जो विधान परिषद थी उसमें जितने भारतीय सदस्य थे वो नहीं चाहते थे कि रॉलेट अधिनियम पारित हो। अगर आपको याद हो तो रॉलेट अधिनियम बेसिकली था क्या? कि अंग्रेज जो हैं वो केवल शक के आधार पर, केवल और केवल संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए कारावास में डाल सकते थे। और यही कारण है कि इसको काला कानून, रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया? काला कानून कहा गया, ब्लैक एक्ट कहा गया। ठीक है जी। तो इसी के विरोध में इन दोनों ने इस्तीफा दिया। बस घटना क्या है? 16 में ना देकर कब दिया? 1919 में, है ना? तो मतलब ए स्टेटमेंट गलत है जबकि आर क्या है? सही है। ठीक है? तो ये कायदे से होना चाहिए, ए गलत है परंतु आर जो है वो सही है।
ठीक है जी। तो डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब बनता है। क्लियर है। और रॉलेट अधिनियम को क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं, बता चुका हूं। यह अधिनियम लाया क्यों गया था? तो उस समय जो भारत में राष्ट्रवादी विचारधाराएं थी उस पर अंकुश लगाने के लिए यह लाया गया था। प्रावधान क्या था? प्रावधान बता चुका हूं कि अंग्रेजी हुकूमत केवल संदेह के आधार पर जो है वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी, मिनिमम 2 इयर्स के लिए, 2 साल के लिए। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, ये पिछले क्लासेस में भी डिस्कस हुआ था, वो क्वेश्चन यहां पर उठ के सामने आ गया है। ठीक है, क्या है भैया? 1854 का उड विज्ञप्ति यानी कि उड्स डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। जब पिछली क्लास हो रही थी तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने कुल मिलाकर कोशिश ये की थी कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार किया जाए, वेस्टर्न एजुकेशन का विस्तार किया जाए। अब इस वेस्टर्न एजुकेशन के विस्तार के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाएं घटी और इससे संबंधित अलग अलग आयोग भी बने हैं। क्लियर है। जिससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसको 1854 का उड्स डिस्पैच कहा जाता है ना। और याद रखना है कि इस उड्स डिस्पैच को क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा के मील का पत्थर। ठीक है, मील का पत्थर के तौर पे यह जाना जाता है, क्योंकि इसी उड्स डिस्पैच के बाद भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है आगे चलकर। कहां कहां पर? बंबई, बॉम्बे में, कोलकाता और मद्रास में। इन तीनों जगहों पर अलग अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है, यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जाती है। किसके तहत? उड्स डिस्पैच के तहत, जिस उड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा के मील का पत्थर कहा जाता है। तो लाजमी तौर पे इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य स्पष्ट था। क्या उद्देश्य था? भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना, पाश्चात्य शिक्षा का क्या करना? विस्तार करना। क्लियर है ना। वेस्टर्न एजुकेशन को, वेस्टर्न कल्चर को क्या करना? प्रमोट करना। क्लियर है। अब जब इस शिक्षा और संस्कृति की बात की ही जा रही है तो आपको मैंने पिछले क्लासेस में भी बता रखा था और अभी भी बोला है कि भारतीय शिक्षा, भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार से संबंधित अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे आयोग भी बने हैं। ठीक है, तो उन आयोग में अगर आप बात करें तो एक तो है सबसे शुरुआती स्थिति में हंटर रिपोर्ट। ठीक है जी, 1882 का। किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है जी, इन सब रिपोर्ट्स का नाम आप जो है पॉइंटर के तौर पे लिखते जाएंगे। दूसरा ये है विश्वविद्यालय आयोग, यूनिवर्सिटी कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का। ठीक है, उसके बाद है फिलिप हार्टोग आयोग, ये साइमन आयोग के उपसमिति के तौर पर 1928 में। ठीक है, फिर है मैक्यूले द्वारा लाया गया एजुकेशन माइन्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट। एजुकेशन माइन्यूट लाना किसके द्वारा? मैक्यूले के द्वारा। क्लियर है। कब? 1835। क्लियर है। और उसी दौर में फिर ये 1854 का क्या? उड्स डिस्पैच, है ना, जिसको भारतीय शिक्षा के मील का पत्थर भी कहा जाता है। उद्देश्य बिल्कुल यह कि भारत में क्या हो? पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का विस्तार करवाया जाए। ठीक है, तो बी जो है उस क्वेश्चन का सही जवाब है। साथ में आप ये अतिरिक्त फैक्ट्स भी लिखते हुए चलेंगे। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है भैया क्वेश्चन? क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। अगर आपको पुराने क्लासेस के लेक्चर याद हो तो आपको हमने बता रखा है कि 1942 में, है ना, क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया था। क्रिप्स मिशन के भारत आने के पीछे का मूल कारण क्या था? मूल कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, हालांकि कोशिश पहले भी की गई थी,
है ना। इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के समर्थन को प्राप्त करने के लिए पहली कोशिश की गई थी अगस्त प्रपोजल के तौर पे, है ना, जो 1940 में लाया गया था, ठीक है, लेकिन यह विफल रहा था। तो जब यह विफल रहा था तो उसके बाद फिर अंग्रेजों के द्वारा एक नई कोशिश की गई, जिस कोशिश के तहत भारत में 1942 में क्या आया, क्रिप्स मिशन। क्या आया, क्रिप्स मिशन। क्लियर है जी, है ना, 1942 में। और जब ये भारत में लाया गया तो उस समय जो अंग्रेजी प्रधानमंत्री था वो था विंस्टन चर्चिल, जो एसओएसआई था वो था अमेरी, जो वाइसराय था वो था लिंगलिथगो, और कमांडर इन चीफ था वेबल। इन सब के आपसी सांठगांठ से क्रिप्स मिशन भारत में आता है। अब जब ये भारत में आता है तो ये भी बुरी तरीके से विफल रहता है, और इतना विफल रहता है कि इस क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को गांधी जी आउटडेटेड चेक कह देते हैं। ठीक है, आउटडेटेड चेक। आउटडेटेड चेक कहने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत ऐसे प्रावधान दिए रहते हैं जो प्रावधान वास्तव में 1942 के दौर में किसी भी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि इनमें दिए गए प्रावधानों की एक्सपायरी डेट पहले ही निकल चुकी थी। इसी कारण आउटडेटेड, है ना, आउटडेट मतलब वह चीज जिसकी समय अवधि निकल चुकी है पहले से, है ना। तो अब सवाल है कि इसको आउटडेटेड चेक क्यों कहा गया, और वहीं से इस क्वेश्चन का आपको उत्तर मिल जाएगा। तो 1942 के क्रिप्स मिशन में सबसे पहली बात यह की गई थी कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में हमें भारतीयों का समर्थन मिलता है तो हम उसके बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस की स्थिति देंगे। क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस, बोले तो अधिराज्य की स्थिति। ठीक है जी। अब यह पहला ही प्रावधान जो है वो कांग्रेस को स्वीकार नहीं होना चाहिए था लाजमी तौर पे, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की बात तो 1929 में ही कांग्रेस ने रद्द कर दी, जब 1929 के लाहौर सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात की। तो अधिराज्य की तो बात यहीं समाप्त हो गई। क्लियर है। दूसरा प्रावधान जो क्रिप्स मिशन में था वह यह था कि भारत के जो देसी रियासत हैं, है ना, उन भारतीय देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व जो होगा वो लोगों के द्वारा नहीं किया जाएगा, वो उनके नॉमिनी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना। तो इस पे भी कांग्रेस की आपत्ति। तीसरी आपत्ति जो डिफेंस का मामला था, उस डिफेंस के मामले पे भारतीयों से ज्यादा अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व। तो ये तीनों के तीनों जो प्रावधान थे वो लाजमी तौर पे आउटडेटेड ही थे, खास करके ये प्रावधान, डोमिनियन स्टेटस वाला प्रावधान। और इसी कारण मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने इसको आउटडेटेड चेक कह दिया था। क्लियर है। तो यहीं से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न सीधे तौर पे क्या है, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था। ठीक है, तो क्या था यहां पर, अभी डोमिनियन स्टेटस की बात हुई है, देखिए कहीं पे डोमिनियन स्टेटस लिखा गया होगा। भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारतीय संघ की स्थापना करना और उसे कौन सा पद देना, डोमिनियन पद देना, यही बात थी, जिसका पूर्ण तौर पे क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। क्लियर है जी। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न पूरे तौर पे पढ़ने के लिए आपको इसको थोड़ा सा आगे करना होगा। ठीक है, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन वो समझिए। 1935 के भारत अधिनियम यानी कि इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी, है ना, किस अधिनियम के तहत, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट के तहत। आपको मैं बता चुका हूं कि भारत सरकार अधिनियम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक प्रस्ताव दिया गया था कि अखिल भारतीय संघ बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, अखिल भारतीय संघ, जिसको ऑल इंडिया फेडरेशन भी आप कह सकते हैं।
और इस ऑल इंडिया फेडरेशन में दोनों जगहों की सहभागिता होगी, जिसमें से पहला होगा ब्रिटिश भारतीय प्रांत। ब्रिटिश भारतीय प्रांत का मतलब वैसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों की सीधे हुकूमत थी, और दूसरा देसी रियासत, नेटिव स्टेट्स। क्लियर है? और साथ में यह भी बोला गया था कि ये ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ, तभी बनने की स्थिति में आएगा जब ये देसी रियासत इसके लिए हामी भरे। तो वही प्रश्न है आपके आगे कि अंग्रेजों ने ये जो देसी रियासत को लाने का, राजसी प्रांतों को लाने का प्रावधान दिया था, किसमें? प्रस्तावित फेडरल यूनियन में, अखिल भारतीय संघ में, ऑल इंडिया फेडरेशन में। इसके पीछे का मूल कारण क्या था? तो देखिए, इस समय का स्पष्ट तौर पर मूल कारण यह था कि अंग्रेज कांग्रेस को चैलेंज करना चाह रहे थे उस चीज को लेकर जिसको साम्राज्यवाद कहते हैं, है ना। इधर कांग्रेस की लगातार कहना था कि हम किसी भी प्रकार के साम्राज्यवाद गतिविधि से अपने आप को दूर रख रहे हैं। तो अंग्रेज एक तरीके से उनके अंदर ही यह विरोध पैदा करना चाहते थे कि अगर आप साम्राज्यवादी तत्वों को के विरोधी हैं तो फिर राजे रजवाड़ों की स्थिति क्यों बना रहे हैं आप? क्लियर है? तो कुल मिला के ये कांग्रेस के अंदर ही डिस्प्यूट कराने की स्थिति, मतभेद कराने की स्थिति थी। ठीक है जी। तो असली मंशा यही थी कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का क्या करना? इस्तेमाल करना। एक तरफ तुम साम्राज्यवाद विरोधी बात कर रहे हो, लोकतंत्र लाने की बात कर रहे हो, स्वतंत्रता की बात कर रहे हो, और दूसरे तरफ तुम्हारे इस भारतीय संघ में किसकी स्थिति है? देसी रियासतों की स्थिति है। ठीक है जी। अच्छा, और ये 1935 के अधिनियम से आपको बार बार मैं बता चुका हूं कि 1935 के प्रावधान में ये एक, मतलब समस्त प्रावधानों में से यह एक प्रावधान था। अन्य प्रावधान क्या थे भाई? बिहार को उड़ीसा से पृथक करो। दूसरा क्या था? बर्मा को भारत से पृथक करो, है ना। सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र को एक स्वायत्त प्रांत के तौर पे दो। तो ये तमाम चीजें जो है वो 1935 के अधिनियम से प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से ये रियासत वाली जो स्थिति है वो साम्राज्यवाद विरोधी जो विचारधारा है कांग्रेस की, उसी के ऊपर प्रहार करने की एक कोशिश थी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो गया? 6 का डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न लग रहा है। क्या है? ब्रिटिश, हालांकि ये पिछले क्लास में अगर आपने ध्यान से क्लास अटेंड किया होगा तो इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। क्यों मत है अभी मैं बता रहा हूं। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? इस पूरे क्वेश्चन में जो टैगलाइन है वो टैगलाइन क्या है? विभाग और विभागीय पद्धति। जब मैं आपको पिछली क्लास में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बता रहा था तो उस दौरान मैंने आपसे कहा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के विशेषताओं में एक विशेषता यह भी था कि यहां पर पोर्टफोलियो सिस्टम की स्थिति शुरू हुई थी। ठीक है, पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत, व्यवस्था का आगाज किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है जी। और यही पोर्टफोलियो का मतलब क्या था? कुल मिला के अंग्रेजों ने 5 विभागों की स्थिति रखी थी। ठीक है जी, जिसमें रक्षा, है ना, वित्त, गृह यानी कि होम, लीगल यानी कि वैधिक, ठीक है जी, और 5वें विभाग के तौर पर जो स्थिति रखी गई थी वो 5वें विभाग के तौर पर रखी गई थी रेवेन्यू यानी कि राजस्व की। इतनी बात क्लियर हो गई? यहीं से चीजें आपको क्लियर। तो पहली चीज क्या की गई? पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत। दूसरी चीज जो यहां पर की गई, वहां से भी क्वेश्चन आता है, इसी
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के आधार पर वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है ना। मतलब वो विशिष्ट परिस्थिति में कानून बनवाने के लिए अपने स्तर से क्या कर सकता है, अध्यादेश को लागू कर सकता है। क्लियर है। और क्या किया गया, और भारतीयों की सहभागिता प्रशासन में बढ़ा दी गई, है ना। और जब भारतीयों की सहभागिता प्रशासन में बढ़ा दी गई तो एक अलग से एक निकाय की स्थापना की गई जिसको कहते थे वायसराय, सब ध्यान से सुनते रहिएगा, एग्जीक्यूटिव कम लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। यानी कि वायसराय की कार्यपालिका सह विधायिका परिषद, है ना। वायसराय की कार्यपालिका सह विधायिका परिषद। और इस परिषद में आपको याद रखना है कि 1861 में जब यह प्रावधान लाया गया तो 1862 में ही इस वायसराय कार्यपालिका सह विधायिका परिषद में 3 भारतीयों को भी जोड़ा गया, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राव शामिल थे, सर दिनकर राव। तो ये जो तमाम चीजें हैं, विभागीय पद्धति की शुरुआत किया जाना, उसके बाद यहां पर अध्यादेश लागू करने की स्थिति प्रदान की जानी, और भारतीयों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए वायसराय कार्यपालिका सह विधायिका परिषद की स्थिति, जिसमें 3 भारतीयों की स्थिति 1862 में, ये तमाम चीजें किससे संबंधित है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। क्लियर है जी। चलिए बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो गया ए। अगले प्रश्न पे आइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए करते हैं। मतलब किस अधिनियम से द्वारा क्या क्या किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। मोटे तौर पे बात यह है, जिसमें सबसे पहला क्या दिया है, चार्टर अधिनियम 1813। देखिए, जैसे ही चार्टर अधिनियम 1813 की बात आएगी तो आपको सबसे पहले दिमाग में यह रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति, ठीक है जी, एकाधिकार की समाप्ति, पहली बात तो यह की गई, है ना, मेन पॉइंटर के तौर पे। यानी कि जब आप 1813 का चार्टर अधिनियम की विशेषता पढ़ेंगे तो उसमें पहली विशेषता यही होगी, है ना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार में एकाधिकार था भारत के साथ, उसकी समाप्ति कर दी गई। बट यहां ध्यान रखना है, भारत के साथ ही व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति हुई है। चीन के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाय के व्यापार पर एकाधिकार कर रही थी, उसकी समाप्ति नहीं हुई। उसकी समाप्ति 1833 में हुई है, चार्टर अधिनियम 1833 से। बहरहाल भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। दूसरा, अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक अनुदान देने का भी प्रावधान निकाला। ठीक है जी। तो शिक्षा हेतु वार्षिक 1 लाख रुपए, यह भी पूछ देता है, 1 लाख रुपए का प्रावधान। ये दोनों चीजें जो हैं वो किससे संबंधित हैं, चार्टर अधिनियम 1813 से। अब गालिबन जो द्वितीय आपका दिया गया है लिस्ट, उसमें कहीं ना कहीं ये बात होगी। ये देखिए, भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार की समाप्ति, यानी कि ए के साथ आ जाएगा 2, ठीक है, ए के साथ 2 इन दोनों में है। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं, अगले अधिनियम की तरफ चलते हैं। अगला अधिनियम क्या है भैया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको ऐसे समझिए, जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ तो जो शुरुआती प्रशासन थी, वो शुरुआती प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। क्लियर है। अब आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि एक कंपनी थी, तो लाजमी तौर पर कंपनी के डायरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्टर।
है ना, किसी भी कंपनी का डायरेक्टर होता है, और वास्तव में डायरेक्टरों का समूह होता है जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो सीओडी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत में प्रादुर्भाव हुआ तो शुरुआती दिनों में सब कुछ यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर रहे थे तय। धीरे धीरे अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि अब समय आ गया है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ से जो कंट्रोल है वो कंट्रोल धीरे धीरे अंग्रेजी संसद में वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिहाजे से प्रयास शुरू किया गया, और पहला प्रयास क्या किया गया? रेगुलेटिंग अधिनियम, है ना, 1773 से। इसमें इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यह कहा गया कि सुने आप बात, बंगाल से संबंधित जितने भी सैन्य, राजस्व, नागरिक, इन तमाम मामलात हैं, ये तमाम मामले आपका दायित्व है कि आप ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश संसद को सूचित करेंगे। क्लियर है? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 से क्या कहा जाने लगा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, जो पहले सब कुछ चला रहे थे भारत में, उनको यह आदेश दिया गया कि बंगाल से संबंधित जितनी भी सैन्य, नागरिक, राजस्व से संबंधित गतिविधियां हैं, उनको आप ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या करेंगे? एक तरीके से इंफॉर्मेशन आप पास करेंगे। क्लियर है? तो यही था रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 का। तो इससे संबंधित देखिए कुछ होगा, ये देखिए आ गया, कंपनी के निदेशकों, यानी कि निदेशक मतलब डायरेक्टर को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को क्या करने को कहा गया? एक तरीके से प्रस्तुत करने को कहा गया। ठीक है, तो यही क्या था आपका रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। मतलब आप कुल मिला के ऐसे समझे यहां पर कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उस समय प्रशासन की स्थिति क्या थी? सबसे ऊपर हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, उसके नीचे आ गया निदेशकों की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी, और उसके नीचे आ गया गवर्नर जनरल। क्लियर है? जो गवर्नर जनरल का परिसर 3 जगहों पर नियंत्रण रखता था, बंगाल, मद्रास और बंबई। ये मैं किसकी बता रहा हूं? 1773 से। तो 1773 में क्या कहा गया इनको? कि सैन्य, वित्त, नागरिक मामले से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं वो आप रिपोर्ट करेंगे कहां? ऊपर। ठीक है, यही था आपका क्या? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ठीक है, अच्छा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि कुल मिलाकर बात क्या है? कुल मिलाकर बात यह है कि सत्ता को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ से धीरे धीरे छीनना है। कुल मिलाकर बात यह है। तो इस छीनने के दौर में अगला कदम उठाया गया 1784 में। ठीक है जी, तो 1784 में क्या किया गया वो ध्यान से देखिएगा। 1784 में लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है जी, क्या लाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसके तहत इसके समय के ढांचे को समझ लीजिए तो स्थिति को आप अपने आप क्या करेंगे? समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर वही ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद, उसके नीचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी, जो रेगुलेटिंग अधिनियम में भी था, लेकिन अब इसके नीचे लाया गया बीओसी। क्या लाया गया जी? बीओसी, बोले तो बोर्ड ऑफ काउंसिल। ठीक है जी, बोर्ड ऑफ काउंसिल, यहीं से प्रश्न है आपका, और इसके नीचे फिर वही गवर्नर जनरल। मतलब रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तुलना में यहां पर एक और चीज लाई गई जिसका नाम क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। कुल मिलाकर इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते थे। ठीक है, एक एसओएसआई होता था,
एक चांसलर होता था और 4 प्रीवी काउंसलर्स होते थे। अब इसको लाया ही इसी कारण गया था कि इसका जो डिसीजन होगा वो डिसीजन सीओडी को मानना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को मानना पड़ेगा। ठीक है। और रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 से नागरिक, सैन्य और राजस्व पर किसका अधिकार था? सीओडी का। जबकि पिट्स इंडिया अधिनियम से सैन्य, नागरिक और राजस्व का अधिकार दे दिया गया बीओसी को। ठीक है। और इनके पास केवल एक चीज बचा जिसको कहते हैं वाणिज्य, यानी कि कॉमर्स। तो देख रहे हैं ना, धीरे धीरे सीओडी के हाथ से सत्ता लेने की स्थिति। और बीओसी में किसका बोलबाला था? अंग्रेजों का बोलबाला था, मतलब इंग्लिश पार्लियामेंट का बोलबाला था। ठीक है। तो यही था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इससे क्या किया गया? देखिए आ गया, ब्रिटेन में किसकी स्थापना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, है ना, जिसमें टोटल कितने सदस्य थे? 6। क्लियर है। और लास्ट में ये तो सबको पता है 1858 का अधिनियम, जिससे जो प्रशासन है वो प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पूरी तौर पर ले ली गई और किसको दे दी गई? अंग्रेज की महारानी को, है ना। तो जब आप मिलान करने की स्थिति में इतना फैक्ट आपने देख लिया, तो चार्टर एक्ट 1813 से क्या होगा? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना, यानी कि ए का होगा क्या? ए का होगा 2। ठीक है जी, ए का 2 हो गया। और देखिए रेगुलेटिंग अधिनियम से क्या बताया? अभी अभी बताया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, यानी कि निदेशकों को यह कहा गया कि आप पार्लियामेंट को सूचित कीजिए तमाम चीजों के बारे, दस्तावेज शेयर कीजिए। यानी कि बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का 2 हो गया, बी का 4 हो गया। बहुत बढ़िया। सी में क्या था आपका? एक्ट ऑफ 1858, है ना। सत्ता अंग्रेजी हुकूमत से लेकर किसमें दे देना? तो महारानी में, है ना। तो महारानी वाला स्टेटमेंट देखिए कहीं पर होगा। ये देखिए, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित करना। ठीक है, यानी किसी का 3। और अभी अभी बताया आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें एक अलग निकाय की स्थापना, जिसका नाम क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जिसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आइए। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया कब? है ना। आपको पता है कि 1947 में भारत का विभाजन ही नहीं हुआ, भारत को स्वतंत्रता ही नहीं मिली, अपितु भारत का विभाजन भी हुआ। ठीक है जी। तो इस विभाजन को एक तरीके से टालने की जो अंतिम स्थिति थी, वो अंतिम स्थिति कब खत्म हो गई? ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1946 में, 1946 में एक मिशन भारत आता है जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन प्लान। ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है। ये भारत आता है, कुल मिला के इसमें 3 सदस्य होते हैं, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ये भारत आता है 1946 में। बहुत अच्छी बात है, आता है तो क्या हो गया। तभी आने के बाद इसका उद्देश्य ही ये था कि भारतीयों को एक संविधान बनाने में मदद करवाना, जिस भारतीय संविधान के निर्माण में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो प्रावधानों में पहला प्रावधान क्या था? संविधान सभा का गठन किसके सहयोग से? है ना। तो प्रांतीय विधायिका के सहयोग से। कुल मिलाकर जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, वहीं से चुन के सदस्य आएंगे और वो क्या बनाएंगे? संविधान सभा बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा प्रावधान क्या था भाई? दूसरा प्रावधान यह था कि एक भारतीय संघ बनेगा। क्या बनेगा? भारतीय संघ बनेगा, जिस भारतीय संघ में दोनों जगह का नेतृत्व होगा। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय प्रांत का
ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, और साथ में राजे या देसी रियासत, राजे रजवाड़ों का क्षेत्र। इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? एक भारतीय संघ बनेगा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इस समय तक आपको दिमाग में लेकर चलना है कि इस समय तक जो है वो धीरे धीरे पाकिस्तान की मांग जो है वो अपने पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। बहरहाल ये दो प्रावधान हो गए। तीसरा प्रावधान यह था कि भारत के उस समय जितने भी प्रांत हुआ करते थे ना, प्रोविंस, उन प्रांतों को कैबिनेट मिशन प्लान ने 3 श्रेणियों में बांटा था। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, जिसमें कुल मिलाकर ग्रुप ए में वे क्षेत्र रखे गए थे जिन क्षेत्रों पर कांग्रेस का दबदबा था। ठीक है, जैसे मद्रास, बंबई, बिहार, उड़ीसा, वर्तमान का उत्तर प्रदेश और वर्तमान का मध्य प्रदेश, ये सबको रखा गया था ग्रुप ए में। ठीक है जी। ग्रुप बी और ग्रुप सी में आमतौर पर वे क्षेत्र रखे गए थे जिनमें मुस्लिम मेजॉरिटी अधिक थी, है ना, मुस्लिम मेजॉरिटी वहां पर जो है वो अधिक थी। जैसे जब आप ग्रुप बी की बात करेंगे तो यहां रखा गया था सिंध, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र। और ग्रुप सी की अगर आप बात करेंगे तो ग्रुप सी में रखा गया था बंगाल और असम। बहरहाल ये प्रावधान आया। जब ये प्रावधान आया तो शुरुआत में मुस्लिम लीग ने इस प्रावधान को स्वीकार कर लिया, बोला हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। क्यों बोला हमें मंजूर है, हमें मंजूर है? क्योंकि ये जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के प्रांत थे, जिनमें अभी अभी मैंने बताया सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र, और फिर यहां पर ग्रुप सी में क्या आ गया आपका असम, और असम के साथ क्या, बंगाल। इन सभी क्षेत्रों को मुस्लिम लीग को ऐसा लगने लगा कि ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और इन्हीं को मिलाकर हम पाकिस्तान बना देंगे। तो शुरुआत में कैबिनेट मिशन प्लान को मुस्लिम लीग ने मान लिया। ठीक है जी। लेकिन ये जो प्रावधान दिया था ना कि संविधान सभा का गठन, और संविधान सभा का गठन के लिए लोग कहां से चुन के आएंगे? प्रांतीय सदनों से चुन के आएंगे। तो भैया संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस का बहुमत मुस्लिम लीग से ज्यादा हो गया। तो जो मुस्लिम लीग पहले इस ग्रुप बी और सी को देखकर खुश होकर कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार की थी, वो जब यहां पर चुनाव में कम पड़ गई, यानी कि उनकी बहुमत कम हो गई, तो भाई साहब मुस्लिम लीग ने बोला कि हम कैबिनेट मिशन प्लान को नहीं मानते। ठीक है, और इतना ही नहीं, नहीं मानते नहीं, हम अस्वीकार तो करते ही हैं। और साथ में उन्होंने प्रत्यक्ष कार्य दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, जिसका नारा दिया लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, वो देना शुरू कर दिया। ठीक है जी। और कुल मिलाकर यह सुनिश्चित हो गया कि अब भारत का विभाजन होके ही रहेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग इसका पुरजोर विरोध करने की स्थिति में आ गई। ठीक है जी। तो यही था कैबिनेट मिशन प्लान, उसके प्रावधान, जिनमें पहले मुस्लिम लीग के द्वारा समर्थन दिया जाना ग्रुप बी और ग्रुप सी के प्रांतों को देखते हुए, और बाद में फिर बहिष्कार किया जाना, डायरेक्ट एक्शन डे, है ना, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा, और अंतोगत्वा विभाजन को सुनिश्चित हो जाना, यही स्थिति रही है। तो कुल मिलाकर ये जो विभाजन है वो कब बिल्कुल कंफर्म हो गया? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा चीज किसके समय में किया गया था? ये वही सूची को सम्मिलित करना है। आपको मैकडोनाल्ड का नाम जैसे ही याद हो, तो मैकडोनाल्ड का नाम जैसे ही आए भैया आपको 1932 का सांप्रदायिक पंचाट जो है, कम्युनल अवार्ड जो है वो याद आ जाना चाहिए, जिस तहत अनुसूचित जातियों को क्या कर दिया गया, एक तरीके से दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया, जिसके बाद वही गांधी जी का आमरण अनशन बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में। ठीक है जी। लिंगलिथ गो, अभी अभी ये क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव की बात आई थी 1940 की, फिर क्रिप्स मिशन की बात आई थी। ये तमाम चीजें किससे संबंधित है? लिंगलिथ गो से संबंधित है।
डलहौजी की हड़प नीति तो बड़ी फेमस है, जिसको क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, और लास्ट में क्या बच गया, चेम्सफोर्ड, वही भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसके तहत प्रांतों में क्या लाया गया, डायरकी लाया गया या द्वैध शासन लाया गया। ठीक है, तो ए का मिलान किससे होगा, ए का होगा 2 से, बहुत अच्छी बात है। बी में लिंगलित गो है तो बी का होगा 3 से, ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया। ठीक है, सी में क्या था अपना, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सी का 1 हो गया। और अंतोगत्वा डी का चेम्सफोर्ड है, तो चेम्सफोर्ड में डायरकी कहां पे, यानी कि द्वैध शासन कहां पे, प्रांतों में। ठीक है, बहुत बार इस चीज को डिस्कस किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जरा कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार कीजिए। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, स्टेटमेंट गलत हो गया, कितनी बार बता चुका हूं। कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली पहली महिला थी एनी बेसेंट। ठीक है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। इसकी बात जैसे ही आएगी तो एनी बेसेंट की बात याद आ जाएगी आपको। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। ठीक है जी, जिन्होंने 1925 कानपुर में जो है वो अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। अच्छा, वे कहां पे थे, जेल में थे। अच्छा, यहां पे स्थिति क्या पहले वो समझिएगा। 1921 में यानी कि 1921 में जो स्थिति है वो कांग्रेस का अहमदाबाद सत्र बुलाया जाना था। 1921 में कांग्रेस का कौन सा सत्र बुलाया जाना था, अहमदाबाद सत्र। और इस सत्र के अध्यक्ष के तौर पे चुने गए थे कौन, पहले नाम दिया गया था चित्तरंजन दास का, सीआर दास का। लेकिन इस सत्र से पहले ही सीआर दास गिरफ्तार हो गए और यही कारण है कि सीआर दास बतौर अध्यक्ष नामित तो थे पर वो अध्यक्षता नहीं कर पाए और हकीम अजमल खान को वास्तविक अध्यक्षता करनी पड़ी थी। तो वास्तविक अध्यक्षता कौन, हकीम अजमल खान। ठीक है, तो ये स्थिति रही है पूरी, क्लियर है। अगले स्टेटमेंट में आइए। एओ ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये भी गलत। शुरुआती क्लास में बता चुका हूं कि एओ ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक तो थे पर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। प्रथम अंग्रेज जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की जिन्होंने, वो थे जॉर्ज यूल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। एल्फ्रेड वेब ने 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जी हां, बिल्कुल किया। 1854 का यह सत्र बुलाया गया था चेन्नई में। इसका मतलब यह है कि पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, तो सही कौन कौन है, 2 जो मैंने आपको बताया और 4, तो यही सीआर दास की स्थिति वाली कि बतौर अध्यक्ष तो थे पर वास्तविक अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी, तो हाँ जेल में थे। और चौथा अल्फ्रेड वेब ने 1894 में चेन्नई सत्र में जो है वो अध्यक्षता की। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे आइए। अब अगर आपने अभी तक के क्लास को ध्यान से सुना होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है, 1935 के 1935 के भारत सरकार अधिनियम की एक विशेषता नहीं थी। कौन सी नहीं थी, केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन। अभी अभी बताया कि केवल केंद्रों में द्वैध शासन ही रखा गया था, प्रांतों से तो द्वैध शासन हटा दिया गया 1935 से। प्रांतों में द्वैध शासन तो 1919 में लगाया गया था, 1935 में तो प्रांतों से हटाकर केंद्र में लगाया गया केवल। जबकि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दोनों जगह पर द्वैध शासन, तो यही स्टेटमेंट खत्म हो गया।
ठीक है। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और राज्य रजवाड़ों की क्षेत्र स्थिति हो। प्रांतीय स्वायत्ता की भी बात की गई थी, क्योंकि प्रांतों से द्वैध शासन हटा लिया गया था। और केंद्र में इसी कारण क्या लाया गया था? द्विसदनीय विधानमंडल, है ना। तो इसका मतलब यह है, ए जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यह कह रहा है कि केंद्र के साथ साथ राज्यों में नहीं। 1935 से केवल केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, चलिए। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला कौन? मतलब अंग्रेजों ने जो भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग सुधार लाए अधिनियमों के थ्रू, उन उन अधिनियमों में से सबसे कम समय तक कौन चला है? तो आपको याद रखना है, ये वही अधिनियम है जिसने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया था, है ना, जिसको हम मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, 1909 का ये अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, दूसरा नाम क्या? मॉर्ले मिंटो सुधार। और किया गया था? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। फिर वही बात, अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना होगा तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका प्रस्ताव मई में आया। ये प्रस्ताव क्या है उसके बारे आगे आपको व्याख्या दी गई है। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। आपको 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान अभी अभी बताया है, जिस कैबिनेट मिशन प्लान की विफलता के कारण भारत का विभाजन सुनिश्चित हो गया। जिस कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में एक भारतीय संघ बनाने की बात की गई, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा गठित करने की बात की गई, और अंतोगत्वा उसके विफलता के भारतीय प्रांतों को 3 सूचियों में बांटा गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ये तमाम चीजें किससे संबंधित है जी? कैबिनेट मिशन प्लान से, 1946 वाले। क्लियर है? अगर आपने ध्यान दिया होगा जस्ट 3-4 क्वेश्चन पहले वाले सत्र में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? देखिए, जब आप यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में अंग्रेजों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी रहा लंबे समय तक फ्रांस, है ना। और फ्रांसीसी क्रांति का पुत्र कहा गया है नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, जिस नेपोलियन बोनापार्ट का एक प्रसिद्ध कथन है, क्या कथन है? देयर आर 2 पावर्स इन दिस वर्ल्ड, द स्वॉर्ड एंड द माइंड, एंड इन द लॉन्ग रन स्वॉर्ड इज ऑलवेज बीटन बाय द माइंड। मतलब इस दुनिया में 2 ही शक्तियां हैं, तलवार और दिमाग, और लंबे जंग में हमेशा तलवार की पराजय होती है बुद्धि से। ठीक है, अब यह पृष्ठभूमि आपको जानना क्यों जरूरी है। एक तरफ अंग्रेजों का भारतीय अभियान चल रहा था, और दूसरी तरफ नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में एक तरीके से यूरोप पर विजयश्री प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा से बढ़ा चला रहा था भारत की ओर। उस दौरान भारत में एक गवर्नर जनरल आया, जिसका नाम था लॉर्ड विलिसिली। वही लॉर्ड विलिसिली जिसने सहायक संधि दी है। तो एक तरफ जब पूरा यूरोप नेपोलियन के आक्रमण और अतिक्रमण से भयभीत था, उस दौरान भारत में जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ध्वज को फहराया, वो और कोई नहीं, लॉर्ड विलिसिली था, है ना। लॉर्ड विलिसिली जो 1798 में भारत में आता है, और आने के बाद सहायक संधि के माध्यम से, सब्सिडरी अलायंस के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है, और सफल भी रहता है। ठीक है जी, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? लॉर्ड विलिसिली। अगले प्रश्न पे आइए। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कैबिनेट मिशन प्लान आपको मैंने बता रखा है 1946।
ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब 1946 में कांग्रेस कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या किया था कि भारतीय प्रांतों को 3 सूची में बांटा था, याद होगा आपको, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है, यहां पर आपको बिहार की स्थिति, उड़ीसा की स्थिति, मद्रास की स्थिति, बंबई, सेंट्रल प्रोविंस जिसको वर्तमान में मध्य प्रदेश कहा जाता है, और यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत जिसको वर्तमान में यूपी कहा जाता है, उसको रखा। यहां पर उसने रखा सिंध को, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र को, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, और उसके साथ रखा पंजाब को, और सी में रखा था बंगाल को, और बंगाल के साथ साथ असम को। तो कांग्रेस के जो बहुत सारे, अच्छा ये तो एक प्रावधान था, दूसरा प्रावधान क्या था इनका कि संविधान सभा बने। ठीक है, जो संविधान सभा भारतीय संविधान को बनाने में मदद करेगी। और तीसरा इन्होंने यह भी कहा था कि जब तक संविधान सभा संविधान बनाकर रख नहीं देती तब तक एक अंतरिम सरकार बने। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के नेताओं को मिलाकर कि भैया हम तो अब जा रहे हैं, तो जब तक आपका संविधान तो एक दिन में बनेगा नहीं, तो जितने भी दिन में बनेगा उतने दिन के लिए आप लोग आपस में मिलकर एक अंतरिम सरकार बना लीजिए। अब स्थिति ये थी कि कांग्रेस के जो नेता थे ना, दिग्गज नेताओं में से, जैसे महात्मा गांधी हो गए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये सब के सब कैबिनेट मिशन प्लान के कुछ बातों से सहमत थे और कुछ से असहमत थे। जैसे अधिकांश कांग्रेस नेता जिनमें मैंने अभी अभी नाम लिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, ये लोग संविधान सभा के बात पे राजी हो गए, लेकिन अंतरिम सरकार की बात पर राजी नहीं थे, है ना। वो एक नेता कांग्रेस का जो पूरे तरीके से कैबिनेट मिशन प्लान के परामर्शों के साथ था, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी। और बाकियों की स्थिति मैंने बता दी कि प्रावधानों में से, अच्छा इनमें से जो साथ नहीं थे कैबिनेट मिशन प्लान की, उनमें से एक कारण यह भी था कि वो ग्रुप बी और ग्रुप सी में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की झलक देख रहे थे, क्योंकि यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। ठीक है जी। लेकिन वह नेता जो पूरी तरीके से संबद्ध था, वो कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, तो यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है भैया। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति कौन थे? वीडी सावरकर थे, विनय दामोदर सावरकर थे। आनंद मठ किनकी रचना है भैया? आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, ये तमाम रचनाएं किनकी हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की है ना। सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई पुस्तक है ये। ठीक है। लाइफ डिवाइन किनकी रचना है? श्री अरविंद की रचना है। ठीक है, तो मिला लीजिए। ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, बहुत अच्छा। बी का क्या है भैया? बी का 3, ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया। ठीक है। लाइफ डिवाइन, सी का 2, है ना। लाइफ डिवाइन किनकी रचना है? श्री अरविंद की। ठीक है। और साधना रविन्द्रनाथ टैगोर की। क्लियर है? तो इन पुस्तकों का जिक्र बहुत बार हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बार बार डिस्कशन से ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। जितनी जल्दी बैठ जाएं ये चीजें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से लाजमी तौर पर सवाल बनते हैं और सवाल आते भी हैं। दोनों तरीके की स्थिति यहाँ पर रहती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? पहला क्या है? थियोडोर बेक,
किससे मिला हुआ है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। आप लोगों ने सर सैयद अहमद खां का नाम सुना होगा। सर सैयद अहमद खां, ये वही व्यक्ति हैं जो मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की बात करते थे। इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था, ठीक है, और एक कॉलेज की स्थापना की थी जिसका नाम था, आपने सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शब्द आया वो तो आया 1875 में। उससे पहले कॉलेज की जो स्थिति थी वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जिसको जो है वो 1875 में क्या कहा जाने लगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इतनी बात क्लियर है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक, जिसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे, जिनका संबंध किससे? अलीगढ़ मूवमेंट से है। इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बतौर प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाध्यापक रहे थे ये थियोडर वेक, ठीक है। तो ये जो थियोडर वेक थे वो एएमयू के प्रिंसिपल के तौर पर थे 1883 से लेकर 99 तक, 1899 तक, ठीक है जी। तो इस प्रकार से पहला युग्म जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, इल्बर्ट बिल रिपन के साथ। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल के अंतर्गत सबसे पहली बात तो यह है कि जो भारतीय न्यायाधीश हुआ करते थे, भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों की सुनवाई सुनने का अधिकार नहीं था, जबकि अंग्रेजी न्यायाधीश ऐसा कर सकते थे। वो भारतीयों के मामलातों को सुन सकते थे, जबकि भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के मामलातों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। इसी से संबंधित है इल्बर्ट बिल, जो किसके समय में आया? रिपन के समय में, ठीक है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में से प्रमुख नेता थे। बदरुद्दीन तैयब जी का संबंध बता दिया गया मुस्लिम। भैया बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं, है ना। मद्रास सत्र में इन्होंने अध्यक्षता की है। पहले सत्र में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरे में दादा भाई नारोजी और तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये युग्म गलत है बिल्कुल, यानी कि सही केवल कौन है? 1, 2 और 3, ठीक। चलिए आगे, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? अच्छा, अगर आपने अब तक के डिस्कशन को ध्यान से सुना होगा, जब मैंने बताया था कि अंग्रेजों के द्वारा जो है वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। उड्स एजुकेशन डिस्पैच याद होगा आपको 1854, मैक्यूले माइन्यूट 1835, या है ना, सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1944 और हंटर रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा पर कब? 1882, 1882। तो सबसे पहले क्या आया? 2 आया 1835, फिर क्या आया? एजुकेशन डिस्पैच आया यानी कि 1, फिर आया हंटर रिपोर्ट यानी कि 3, है ना, और अंतोगत्वा क्या आया? सार्जेंट एजुकेशन प्लान 2134। 2134 हुआ, 2143 हुआ। सबसे पहले आ गया 35, 35 के बाद आ गया 54, ठीक है, 54 के बाद आया 4, 4 के बाद आया 3, ठीक है जी। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाशक नामक समाचार पत्र शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। सोम प्रकाश जहां पे भी आए, बहुविवाह नामक पत्रिका जहां पर भी आए, विधवा पुनर्विवाह की बात जहां पे भी आए, बेंथेम स्कूल की बात जहां पे आए, ये तमाम जिक्र जहां पर भी हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम याद आ जाना चाहिए। यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रमुख रचनाओं में से ये 2 रचनाएं हैं, सोम प्रकाश और बहुविवाह। क्लियर है? दूसरा, लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने कलकत्ता में एक बेंथम स्कूल की स्थापना करवाई, ठीक है।
और इन्हीं के एक्टिव स्वरूप के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, है ना, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पारित हुआ था। ठीक है, और एक और अधिनियम इनसे संबंधित है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। कुल मिलाकर लड़कियों के लिए विवाह का न्यूनतम आयु कितना रखा जाए, उससे संबंधित अधिनियम। ठीक है, जिसमें लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम वर्ष 10 वर्ष रखा गया था, मतलब इससे पहले, उससे भी पहले की शादी। ये तमाम चीजें ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन दिया। किसकी रचना है? अमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है भैया, है ना। जनगण मन भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, लॉर्ड मैकुले का संबंध है, अभी अभी मैंने बताया था, मैकुले द्वारा लाया गया क्या 1835 में, एजुकेशन माइन्यूट, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अब तक आपने अगर ध्यान से चीजें सुनी होंगी तो आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चंस। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी है? सुबह आजादी 1947 में लिखी गई थी, किसके द्वारा? फैज अहमद फैज के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद का नाम जैसे ही आएगा तो अल हिलाल आएगा। ठीक है, कॉमरेड नाम मोहम्मद अली जवार। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थिति, है ना, अगर आपको याद हो तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो इंडियन हाउस के संस्थापक भी थे, बता रखा हूं पुराने। वही इंडियन इंडियन हाउस जिसको आगे चलकर बीडी सावरकर ने संभाला था, और वहीं पर फिर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी, है ना, वही श्याम जी कृष्ण जी वर्मा। तो अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी हैं, 1940 से 45 तक। ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ जो है वो बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र जी की एक इंपॉर्टेंट रचनाओं में से देवी चंद्रानी भी है, आनंद मठ भी उनकी एक रचना है। ठीक है, ये तमाम रचनाएं जो हैं, दुर्गेश नंदिनी भी एक रचना है। ठीक है, तो बंकिम चंद्र का नाम जैसे ही आए, आनंद मठ तो है ही। देवी चौधुरानी, दुर्गेश नंदनी, तमाम रचनाएं उन्हीं की। ठीक है, दीन बंधु, दीन बंधु मित्र की सबसे इंपॉर्टेंट रचना है नील दर्पण। ठीक है, और प्रेमचंद्र जी की रचना तो तमाम है, जिसमें से एक है शतरंज के खिलाड़ी, गबन, गोदान, निर्मला, ये सब के सब जो हैं वो प्रेमचंद की रचनाएं हैं। मतलब ए का हो गया क्या 2, ठीक है जी, बी का हो गया क्या 3, ए का 2, बी का 3, और सी का क्या हो गया जी, सी का हो गया 1। ठीक, तो ये थे आधुनिक भारतीय इतिहास के अन्य 25 प्रश्न जो आपके साथ साझा किए गए, डिस्कस किए गए। उम्मीद करता हूं कि आपको डिस्कशन समझ में आया होगा, आपने पॉइंटर्स के तौर पे चीजों को लिखा भी होगा। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।